तरह नौकरियां बिक गई, साफ पानी के लिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है सिंध का उसके लिए। जो हम चाहते थे वही हमारी बहन की भी ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ कि पहले हम अपने सिंध पे कंट्रोल करके उसके बाद हमारा जो जीडी है वो इंशाल्लाह पंजाब की तरफ भी हम बढ़ाएंगे और इसको एक नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक नेक नियति से कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे सिंध में कि अगर कोई पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहता या मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलना चाहता था, उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने की। तो ये 2-4 साल में हमने मेहनत करके एक लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये भी प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, हम लोग मिल के जद्दोजहद करते हैं और इस सूबे की भलाई के लिए आवाज़ भी उठाएं और मेहनत भी करें। तो ये सब चीज़ें देख के अभी बहन ने हमारी मेहरबानी की है और हम इनको वेलकम भी करते हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहन अभी आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा कि बहुत अरसे के बाद एक कराची में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है दोबारा। और उसके बाद यकीनन मैं पीर साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे घर पे आए और जो हमारे कल्चर है यहाँ का कि उसके तहत मुझे बहुत इज़्ज़त से और काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब पहले थे जीडीए में और यकीनन कि वो यही था, क्योंकि इस किस्म का प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट जो लोग हैं या वो छोटी पार्टीज़ हैं कि जिनको एक जॉइंटली एक सिंध के इश्यूज़ पे अगर एफ़र्ट करनी है तो वो अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ अपने अपने चाहे वो पार्टी के उसमें रहते हुए वो एक अलायंस, क्योंकि वैसे ही आपने देखा है कि इलेक्शन अलायंसेस बनते हैं और अब जैसे बात हो रही है कि आगे हंग पार्लियामेंट्स बन रही हैं, आगे जो नज़र आ रहा है जिस तरह हंग पार्लियामेंट्स में, तो बहरहाल वहाँ भी कोलिशन होंगी। और हमने पास्ट में भी देखा कि ऐसी उनसे कोलिशंस हुई कि जिनसे कोई ना मैनिफेस्टो में कोई कॉमनैलिटी थी ना किसी भी सोच में कौन, लेकिन वो भी जॉइंटली और हुकूमतें बनी। तो इस किस्म का प्लेटफॉर्म अब हुआ। आपने देखा कि 15 मई को मैंने अपने बदीन में जलसा किया। मैंने तो पहले ये 5 साल मेरी जो भी ग्रीवियंसेस थी, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती थी, उठाती रही और वहाँ पे बार बार निशानदेही करती रही कि जो हल थे। पर मैंने इसलिए कोई कदम नहीं उठाया कि ये ठीक है तसलसल है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब यकीनन 5 साल मुकम्मल हुए, मैं अपनी आवाम के पास गई, आवाम की अदालत में गई, अपने बदीन में जाके 15 मई को जो आपने जलसा देखा कि जिस तरह था, मैं समझती हूँ वो एक रेफरेंडम था और जो एक भरपूर साथ का उन्होंने एक आवाम जिस तरह निकली तो उन्होंने मेरे साथ मेरे भी हाथ मजबूत किए और इस चीज़ का राइट मेरे हाथ में दिया कि आप जो फ़ैसला करेंगी हमें मंजूर होगा, क्योंकि वो बदीन की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे सिंध की बेहतरी के लिए। और यकीनन जब आप जमहूरी बातें करते हैं और पसमंदा इलाकों की बातें करते हैं तो आप पाकिस्तान और की बातें करते हैं, फेडरेशन को मजबूत करने की बातें करते हैं। तो इस हवाले से मेरी जो टीआरस का मैंने उसमें ज़िक्र भी किया था वो मैं यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं इसकी कॉपी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगी। इसमें अब डिस्ट्रीब्यूट करा जी ये इंग्लिश में पढ़ती हूँ। नो रिजर्वॉयर्स, डैम्स और रीएलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम रिवर इंडस विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ सिंध। और यकीनन दूसरे सूबों का भी है जो छोटे सूबे हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो। Geographical integrity of the province of Sindh will be ensured। ये जो सिंध की कोई ये रूल तो वो नहीं होगा, एक सिंध रहेगा और एक सिंध है इंशाल्लाह। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे ख़ास तौर पे मेरे हल्के और सिंध के लेवल पर है वो था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर to be provided as a basic human right, special focus on water supply schemes at the Talca and UC levels in the light of recommendations made by Water Commission। जो हमारा Water Commission बना उसकी जो रिपोर्ट आई वो यकीनन मैं जानती थी कि पानी बहुत ख़राब है, लेकिन इतना ख़राब है
कि लाड़काना और ये सब जो घोटकी, दादू, जहाँ पे 100% पानी कंटामिनेटेड है और जिससे हमारे बच्चे जो हैं कि वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसकी लाइट में रखते हुए मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है और सबसे पहली इंसानी बुनियादी ज़रूरत है, तो उस पर फोकस किया. Strict implementation of 1991 Water Accord so that the Sindh may receive its fair share in water resources. 1991 Water Accord, क्योंकि मैं इसके फ्लोर पे भी बात करती रही हूँ और मैं समझती हूँ कि आज जिस तरीके से सिंध को कम पानी मिल रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. Any storage of water to be distributed equally through the province, ensuring water availability to the lowest riparians. अगर जो भी पानी की कमी है, अगर वो सिंध के लेवल पे कमी है तो वो इक्वली होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो लोअर सिंध है वहाँ करबला का मंजर हो और ऊपर जो है कि लोग अपनी ज़मीनों को भी पानी दें. तो जितना शॉर्टेज है जो है उसका पूरा इक्वल वो होना चाहिए. हालांकि लोअर राइपीरियंस का ज़्यादा राइट होता है, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस तरह बदीन है जो कि लोअर राइपीरियन है, ठट्ठा है और जो ऐसे इलाके हैं कि उस तक पानी ज़रूर पहुंचना चाहिए. इसके बाद हैं आर्टिकल 37 और 38. मैंने इसका फ्लोर पे भी बात की थी. आपने देखा कि बार बार लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की बातें करते हैं. आजकल आपने बहुत सुना होगा, पूरी आवाम को हमने एजुकेट कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ चंद आर्टिकल्स पे नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आवाम का अपनी स्टेट के बीच में, हुकूमतों के बीच में, और उस स्टेट के अफेयर्स कैसे चलाना है उसके तहत होता है. तो आर्टिकल 37 जो कहता है promotion of social justice and eradication of social evil, और इसमें बहुत सारी क्लॉजेस हैं जिसमें जो मैं ख़ास तौर पे जो क्लॉज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है promote special care the educational and economical interest of the backward classes or areas, thereby declare an education emergency. जैसे कि अभी पीर साहब ने बात की कि जो इस वक्त हमारे पास तालीम का हाल है, तालीम का इतना बुरा हशर है, गोस्ट स्कूल से लेके, गोस्ट टीचर्स से लेके, और जहाँ यहाँ पे अगर आप वहाँ जाके देखें ना, बिल्डिंगें हैं और जितने बुरे हालात में कि हम इस सदी में, 21वीं सदी में भी हमारे वहाँ बच्चे तालीम से महरूम हैं. जो मैं समझती थी कि इन 10 सालों में तालीम पे जिस तरह फोकस होगा, और हम आज बहुत आगे, और 21वीं सदी में इस दौर में जब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, बहुत कंपटीशन हो गया है, तो हमारे बच्चे भी पसमानदा इलाके कि वो बराबर के उनके खड़े होंगे. इसलिए वो नहीं हुआ और बल्कि हम बदतर हालात में चले गए. तो एजुकेशन इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है कि उसको इमरजेंसी बुनियादों पे एड्रेस किया जाए. और आज जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी सेंसस में पता चला है कि 2/3 जो आपकी पॉपुलेशन है वो यूथ है. और अगर आपका यूथ, इतना बड़ा यूथ, जो कि अगर आप सही तरह उस यूथ को चैनलाइज नहीं करेंगे, अच्छी तालीम नहीं देंगे, तो यही यूथ आपके लिए एक ख़तरनाक वो बन सकता है, एक एम्यूनेशन के फॉर टेररिज्म बन सकता है. क्योंकि इन चीज़ों पे कि आपने अगर अपने यूथ को तालीम नहीं दी, आपने चैनलाइज नहीं किया और उनको स्ट्रीमलाइन करके आपने नौकरियां नहीं दी, तो उससे आपका वो यूथ जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि गलत चीज़ों की तरफ जाएगा और नशे और इस किस्म की चीज़ों की तरफ जाएगा. तो इस यूथ को चैनलाइज करने की ज़रूरत है. मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल. हमारे जैसे इलाके जो हैं, बदीन, थर, और जहाँ पे वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से इंस्टीट्यूट्स जो मेरे, जब हम थे हुकूमत के, एक इम्पॉर्टेंट वो थे, हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि पेट्रोलियम है, आजकल पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जाए, और हमारे जो हुकूमती लेवल पे भी ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पे लोगों को हम ट्रेनिंग दें, वो टेक्निकल एजुकेशन दें और नौकरियों के लिए उनको प्रिपेयर करें. टू इंट्रोड्यूस इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम टू फैसिलिटेट expeditious resolution of public issues at the doorstep. आज लोकल बॉडीज़ की आड़ में सिर्फ एक करप्शन के तरीक़ेकार खोले हुए हैं और इस बुरी तरीके से उन इदारों में करप्शन हो रही है, एंड दे हैव मिजरेबली फेल्ड
to provide any relief to local people. तो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि अगर आपने उनको एम्पावर करें अपने लोकल बॉडीज़ को ताकि वो लोगों को रिलीफ दे सकें. आर्टिकल 38 प्रोमोशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, ये वही है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैदा करें और जाहिर है कि द प्रोविंस ऑफ सिंध विल रिसीव ड्यू फोकस फॉर एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर जॉब क्रिएशन with specific attention to human resource development catering to youth bulge. आपने अपने यूथ को पूरा एड्रेस करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तालीम से. उसके बाद है policies to mitigate effect of climate change and natural calamities, especially sea intrusion in the coastal belt, drought hit areas such as Badin and Thar. हमारे एरिया में क्योंकि सी इंट्रूजन है और बहुत ज़्यादा जो है कि उसकी वजह से हमारी ज़मीनें ख़राब हैं और मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ऐसे तरीक़ेकार ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि इनके लिए कि वहाँ पे इनका कोई एड्रेस किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ. तो अब जो भी एनवायरमेंटल चेंज है कि उसके हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई और अब ये सूबाई सब्जेक्ट है. Ensuring prices given to farmers for agriculture commodities and policies for the promotion of small and medium agri industries. आपने स्मॉल एंड मीडियम वो करना है, उसके साथ साथ ग्रोअर्स की एक्सप्लॉयटेशन बंद होनी चाहिए, मिडल मैन का रोल ख़त्म होना चाहिए. उसके साथ साथ आज जिस तरह ग्रोअर को अगर शुगर केन ग्रोअर्स हैं, आपने देखा मैं बार बार भी ये बात कहती रही हूँ कि उनसे ज़बरदस्ती गन्ना छीन लिया जाता है, ज़बरदस्ती की अपनी प्राइसेस उन पे थोपी जाती हैं, गन्नों को डाइवर्ट किया जाता है, पुलिस इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो इन सब को रोकना होगा और चेक करना होगा ताकि ग्रोअर को अपना राइट मिले. इसी तरह बारदाना है कि उसमें भी कि ये जो ब्लैक मेलिंग हो रही है और कारोबार चल रहा है वो बंद होना चाहिए. वाटर के हवाले से कि लोअर उनको मिलना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर के हवाले से कि आज जो भी है अपनी तरफ डाइवर्ट कर गया है, इलीगल डीओज निकले हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए ताकि जो कि एक नेचुरल तरीके से जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसको हर कोई अपने हक के मुताबिक पानी उठाए और हर ग्रोअर का राइट है कि उसको पानी मिलना चाहिए. Since share in divisible pool to be increased in the next NFC award, keeping in mind revenue generation and underdevelopment. यकीनन हम NFC का जो कि इस दफ़ा नहीं हुआ बजट में, वो इसलिए मैं समझती हूँ वो बजट ही बेकार है जिसको NFC के बगैर किया जाए, तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए. डिक्लेयर अ प्रोविंस वाइड हेल्थ इमरजेंसी. आज यही दो चीज़ें हैं कि जो एजुकेशन है और हेल्थ है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो जमहूरियत में मैं समझती थी कि हम दे सकेंगे और जो कि मिजरेबली ये हुकूमतें फेल हुई, जो कि आज सूबाई सब्जेक्ट है. आज जिस तरह पोलियो फैली हुई है, पोलियो हेपेटाइटिस के हवाले से एक इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए. जिस तरह दवाओं में आज करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए. और ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे पसमंदा इलाकों में कि उनके टेस्ट हो, हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट हो, वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होना चाहिए जो कि नहीं है अभी तक. और हर यूसी तालका लेवल पे हमें इमरजेंसी बल्कि रूरल जितने हेल्थ सेंटर्स हैं उनको प्रॉपरली इक्विप करना चाहिए है. आखिरी और जो मैं डीपोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पुलिस डीपोलिटिसाइज नहीं होगी आपका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता. तो पुलिस का डीपोलिटिसाइज होना बहुत लाजमी है. आखिर में, और ये मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको इसलिए आखिर में रखा ताकि आप ये हर ऊपर की ख़राबी की वजह करप्शन है. आज जो कुछ ये मैंने ऊपर से पॉइंट बोले हैं इसका टोटल फेलियर जो है वो बिकॉज ऑफ करप्शन है. और करप्शन हमें दीमक की तरह खा रही है और जिसने हमारे हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को खोखला करके रख दिया है. और आज इसकी वजह है कि ये हमारा गैप वाइडन होता जा रहा है. अगर आप आर्टिकल 38 देखें तो वो इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि ये जो गैप जिस तरह वाइड होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, कि वही 20 घराने की तरफ हम जा रहे हैं. तो उस चीज़ के लिए कि उस करप्शन को चेक करना होगा, हर लेवल पे चेक करना होगा. और ये पॉलिसी जो है ये ऊपर से जब तक ट्रिकल नहीं होगी, क्योंकि आज करप्शन का सिलसिला ऊपर से शुरू होता है.
تو अगर ये इसको एड्रेस भी हमें ऊपर से करना होगा ताकि हर इदारे पे ये चेक रखनी होगी कि हम कैसे करप्शन को कंट्रोल कर सकें। ये चंद चीज़ें थीं और जो कि मैंने कोई बाहर से नहीं, यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारा हक बनता था, जो हमारा राइट था, मैं उसके मुताबिक हमने ये बनाया। और जो कि पीर साहब इनका भी जो मैनिफेस्टो था वो भी इसी हवाले से था, इसी पे ही ज़रा वो था। अब उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो यकीनन अब यहाँ पे जिस तरह की फोर्सेस आई हैं उनको चाहिए कि वो मिल के इन चीज़ को इंश्योर करें कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कराएं हकीकी मायनों में, जहाँ अवाम की बात हो रही है, ये नहीं कि जहाँ मेरी बात हो। मैं आपके चैनल के ज़रिए आखिर में कि बहुत बड़ी जदोजहद है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हमें सिंध को आज़ाद कराना है, एक माफिया से हमें आज़ाद कराना है। और उसके लिए हम सबको दावत देते हैं कि आएँ, हाथ मजबूत करें। अंडर GDA जो भी, चाहे आप प्राइवेट इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आना चाहते हैं, आपकी कोई छोटी पार्टीज़ हैं, बेहतर ये होगा कि जो जद्दोजहद है, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, आगे बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों से है, तो मेरी यही उनसे होगी कि आप लोग आएँ, हाथ मजबूत करें कि इन माफियाज़ जो ये हम देख रहे हैं आज हुकूमतों में, इनको इससे जान छुड़ाई जाए। एक सिंध के लिए मैसेज है, एक पूरी कौम के लिए मैसेज है, पाकिस्तान के लेवल पे मैसेज है कि खुदारा ये आपको अपनी तकदीर बदलने का मौका मिल रहा है। वोट एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये आज आपको आपके हाथ में एक फ़ैसला आ रहा है। कल को फिर गिला न कीजिएगा कि सिर्फ शख्सियात के पीछे ना जाइए, सिर्फ ये सोच के ना जाइए। आज आपने अपने बच्चों का सोचना है, अपने घरों का, और ये कि जो आपके लिए बात करेगा, जो आपके इश्यूज़ की बात करे और अवाम की बात करे, उनको आप वोट दें और कोई जज्बाती फ़ैसले नहीं होने चाहिए। मैं आखिर में आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ और अगर कोई सवाल होगा तो मैं देखिए, मैं सबसे पहले अपने इंटरव्यूज़ में भी कहती रही हूँ, मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी नाम की कोई चीज़ आज है। और जब वो चीज़ ही नहीं है, मेरी नज़र में हर चीज़ मैनिफेस्टो होती है। अगर मैं आज टीओआस, तो मेरी खुद सोच है, मेरा कोई मैनिफेस्टो है, मेरी कोई मैं किस चीज़ के लिए लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। क्या मैं अपनी शख्सियत के लिए कहूँगी या मैं अपना मैनिफेस्टो दिखाऊँगी कि ये मेरा मैनिफेस्टो है, आए इसको इम्प्लीमेंट कराएं। मैं नहीं समझती कि आज किसी किस्म के वो जो थे पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टोज़ या था उस पर कोई 10 सालों में आपको अगर कोई काम नज़र आता है तो आप लोग मुझे बताइए। मुझे नज़र नहीं आता है, मेरे हलके में नज़र नहीं आता। 10 साल में सिंध पीछे गया है, आगे नहीं गया। तो मेरी नज़र में ऐसी जब कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो छोड़ने या उसका सवाल पैदा नहीं होता। जी, मैं सबसे पहले आपने सिंध हुकूमत का कहा, मैं ये समझती हूँ क्योंकि यकीनन इनका पास्ट में ये सिंध इनके साथ काम भी किया है और रहे हैं, एक ओहदों पे भी रहे हैं, वो है। तो बहरहाल आज एक फ़ैसला है, मैं ये चाहती हूँ और मैं ये मैसेज यहाँ से दूंगी आपके चैनल से कि हम सब की नज़र रहेगी उनके ऊपर, हर स्टेप पे, हर कदम पे। आज जब से काबीना बननी शुरू होगी तो हमारी ये नज़र उन पे रहेगी कि वो किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं और क्या वो पार्शियल हैं या इम्पार्शियल हैं, ये उनके एक्शन स्टैब्लिश करेंगे और हम उस पे कहेंगे। आपका दूसरा सवाल क्या था? इलेक्शन ट्रांसफ़र। जी, मेरा यहाँ से भरपूर ये मुतालबा है, मेरा कोर्टों से भी ये मुतालबा है, लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन पे आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पाकिस्तान की नहीं हैं, कि आपने इंश्योर करना है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जो भी आपके सूबाई लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको इस चीज़ का पाबंद किया जाए, क्योंकि बहुत पसमानदा इलाकों से शिकायतें पहुंचाना वो बहुत मुश्किल होता है, हम आजमा चुके हैं। ऐसे सिस्टम्स अभी तक मुझे प्लेस नहीं नज़र आ रहे
इन प्लेस, लेकिन हम जीडीए के लेवल पे पूरा वो बना के लेके जाएंगे कि आप उसको कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कराते हैं। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपके या तो रेवेन्यू से आते हैं या आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। उनको कैसे इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगी कि वो फेयर इलेक्शंस कराएंगे। जी। अच्छा मैडम, आप पिछला 5 साल जैसे आप फरमा रही हैं कि आप खुद उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा रही हैं जिसको आप करप्शन कह रही हैं, आपके होते हुए तो उसी पार्टी ने करप्शन की ना, तो आप होना तो ये चाहिए था कि वहाँ आवाज़ उठाती, एहतजाज करती या छोड़ जाती पार्टी। कल तक तो आप शामिल थी और कल तक ठीक है, आज तक करप्शन जारी है। जी देखिए, करप्शन का हिस्सा वो होता है जब आप हुकूमत का हिस्सा हो। मेरे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं थी। एज फार एज मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया, आज ये आए हैं सब यहाँ पर मेरे साथ हैं, मेरे बदीन वाले हर कदम पे इन्होंने मुझे वोट दिया था। मैंने मुश्किल पीपल्स पार्टी के वोट टाइम पे भी, जब आधी से ज़्यादा सिंध खाली हो गई थी, पंजाब आज खाली हो गई है, सिर्फ 16 साल, तब भी इन्होंने मुझे ऐवान में पहुंचाया था। इनका हक था, मैं इनके लिए आवाज़ उठा रही थी, इनका वोट था, मैंने इनके लिए आवाज़ उठाई, उस प्लेटफॉर्म से उठाई जो मेरे पास अवेलेबल था। पार्टी के अंदर भी उठाई थी करप्शन के हवाले से, पार्टी के बाहर भी उठाई थी, फ्लोर पे भी उठाई थी। मैं इसलिए उस चीज़ का हिस्सा नहीं थी क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव पावर मेरे पास नहीं है, मैं कोई एक्सचेकर को डील नहीं करती थी, तो मेरा कोई पॉलिसी मेरी तरफ से नहीं जा रही थी। मैं आम मेंबर्स की तरह थी और मैं एक ओवरसाइट, हमारा रोल जो होता है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एक मेंबर का रोल ओवरसाइट का होता है ओवर एग्जीक्यूटिव। मेरा ओवरसाइट रोल था एग्जीक्यूटिव के ऊपर और मैंने देखा कि करप्शन थी, इसलिए मैं इतराज़ पहले वहाँ उठा रही थी। आज मैं नए उस पर जा रही हूँ कि वोट लेने, तो मैं नए उसके साथ वो करूँगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी की सिंध हुकूमत 10 साल खत्म हुई, उसकी अफसरशाही पर अभी तक उसका जोर और ज़बरदस्ती बरकरार है। क्या समझती हैं कि इतनी जल्दी जब नॉमिनेशन की डेट आ गई है तो लोग जो उस शहर से निकल सकेंगे, जिसकी वजह से शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो सके, कुछ दिनों की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए? जी, आपने मेरी बात का जवाब दिया और मतलब वही बात की आपने कि वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। हम ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएंगे क्योंकि वो उसी करप्ट सिस्टम की वो है। आज बदीन में इन्होंने ईडीओज बदले हैं, इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स बदले हैं और उसको बदलने के क्या मकासद होते हैं वो सब समझते हैं कि क्या होगा। सिर्फ आरओ और डीआरओ पे बात नहीं होती, आपकी इलेक्शन उनके हाथ में होती है। तो हम जीडीए के लेवल पे अपने पूरी कंडीशंस बनाएंगे और मैं चाहती हूँ टाइम से इलेक्शंस हों, लेकिन मैं ये भी साथ के साथ चाहती हूँ कि जैसे पिछले दौर में हमारा हॉस्टेज रहा है पार्लियामेंट, क्योंकि अगर कहीं एतराज़ात थे जो अक्रॉस द बोर्ड हर सियासतदान ने ये कहा कि फेयर इलेक्शन है, मैं नहीं चाहती, क्योंकि हमारा मुल्क वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अब कोई ऐसी कोई शरारत की जाए इलेक्शन में और फेयर ना हो या ट्रांसपेरेंट ना हो। तो मैं इंश्योर करूं, मैं चाहती हूं कि फेयर हो। जी, मैं ये आज प्रेफर करूंगी कि मेरी ज्वाइनिंग है और मेरा आपका फोकस किसी और उस पे नहीं जाना चाहिए। जब उनकी बातें होंगी और वो होगा तो उसके लिहाज से उस वक्त वो बातें आएँ। आज मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, पीर साहब से, जीडीए का इलेक्शन, इसके हवाले से अगर आपके सवालात हैं, आपका फोकस अगर वहाँ रहे तो वो मैं बेतहाशा लोग हैं, बहुत नाराज़गियाँ हैं और यकीनन क्योंकि जब आपने रिलीफ नहीं दिया, आज नीचे सबसे बड़ी बात यह है, आज अवाम का प्रेशर भी है, अवाम का प्रेशर भी है। अवाम चाहती है कि जब हम वादे करके आते हैं उनसे वोटों के और जब हम वो न करें
तो यकीनन कि उसकी बहुत है। किसी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ हो रहे हैं, वो उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन हाँ, अगर वो जो यहाँ पर आएंगे उसके लिए मैं चाहूँगी कि पीर साहब इस पर कमेंट करें। ये पहले भले डॉक्टर साहब का लाइव होता नहीं, आप आने वाले इलेक्शंस में अब आप भी जीडीए का हिस्सा तो ऑलरेडी से बदीन से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कराची के लियारी से ले रहे हैं, कहाँ से? ये बाद में होंगे फैसले, पर आप बात कर लो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा। आप तो जीडीए जी में शामिल हुए हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? जी आप तो जीडीए का पहले हिस्सा थे, डॉक्टर साहब आपकी पार्टी में शामिल हुए, आप वेलकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जुस्तजू, मेरी मेहनत आज फल दे रही है। डॉक्टर साहिबा बड़ी मुश्किल से, मैं बहुत मेहनत की, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने अपना टाइम लिया इस फैसला करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ, उसमें हमें खुशी है। आपका प्रश्न क्या सवाल था? कहाँ से करेंगे इलेक्शन? बदीन की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। बदीन वालों ने अलल ऐलान ये ऐलान किया था कि ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो चोर बाजारी है, जो इनके बच्चों का और इनके घर वालों का हक लेके और दुबई में पैलेसेस ख़रीदे जा रहे हैं, वो उनको नामंजूर था, जो उन्होंने बड़ा ओपनली बड़ा एक्सप्रेस किया लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में। उसके बाद ये रिसेंटली 15 तारीख को हमने जलसा किया, और वो हिस्टोरिकल जलसा मेरे बदीन वालों ने करके दिखाया, और उन्होंने ये अलल ऐलान किया कि हम ये चोर बाजारी को कबूल नहीं करते हैं, हमें हमारे हक दिए जाएं। बदीन में आज जनाजे को गुस्ल देने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। 6 महीने से बदीन ज़िले का आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी से महरूम है। 6 महीने हो गए, एक कतरा पानी नहीं है। तो इन हालात में कौन इनकी तरफ, सिर्फ एक झूठा, इन्होंने खुद इनके और इनके हवारियों ने ये इम्प्रेशन दिया कि नऊज़ुबिल्लाह ये लोग जैसे खुदा की तरह पावरफुल हैं, जो कि इनका वो मिथ मैंने ब्रेक किया बदीन के लिए, और बदीन में वो ब्रेक हुआ। बदीन में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से लेके 70 साल का बंदा इनके डर से आज़ाद है, और इंशाअल्लाह और अज़ला के भी लोग आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहे हैं, आज़ाद हो जाएंगे। हुकूमत में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो डर भी लोगों का ख़त्म हो गया है, इसलिए आप देखेंगे कि अब उनसे एग्ज़िट होने वालों की लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। एक सेकंड, नहीं, 1 मिनट बेटा, ये आप ज़रा ये इधर कर लें, पीर साहब को कमेंट है। 1 मिनट, पहले पीर साहब कमेंट करेंगे, फिर उस जी। भाई अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि पीपल्स पार्टी में टिकट पे झगड़े हैं, लोग मतलब नाराज़ हो रहे हैं, टिकट पे वहाँ इख्तलाफात हो रहे हैं। वो तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो ग्रुप है कि जो लोग इलेक्ट हो सकते हैं उन सबको हम पार्टी में ज्वाइन करवाएं, तो अच्छी बात थी। अब जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, एक आदमी बैठ सकता है, दूसरे को भी मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, लेकिन 3 आदमी हम एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। तो अब जरदारी साहब ने इतने लोग बैठा लिए कि जो पहले थे वो भी अनकंफर्टेबल हो गए, जो नए आए थे वो भी अनकंफर्टेबल हो गए। अगर कोई पीपल्स पार्टी को छोड़ता है और जीडीए की तरफ देखता है और हमारे पास जगह है अकोमोडेट करने की, तो हम अकोमोडेट करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी आदमी बैठे हैं हम उनको कहाँ करेंगे, उनको तो नहीं हटाएंगे ना भाई। तो जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैंने आंसर दिया है आपको। सवाल मेरा ये है कि अब तो ज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, क्या अब भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर आपके पास खुद चल के आते, क्या दोबारा फिर वापसी थी पीपल्स पार्टी की तरफ आप सबकी? अगर वो आए तो हम उनको जीडीए ज्वाइन करा लेंगे। सवाल है क्योंकि मुखालफिन कहते हैं कि आप तक आपके पास जो आज तक मैंडेट था वो उन्हीं का दिया हुआ था, आपको अब पता चलेगा जब आप 1 सेकंड, अब ये मेरी उनके ज्वाइनिंग से आप पास बात भी लें। अवाम का मैंडेट है जिसका उन्होंने हाँ। कदर नहीं किया। हम अवाम के साथ हैं, अवाम, इसलिए बिल्कुल। हम
नौकर नहीं, किसी के तनख्वाह पे नहीं है। भाई इंशाल्लाह खुदा करे वक्त पे हो जाएं, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन महीना आगे पीछे हो जाते हैं उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना, लेकिन इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएं।